अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। परसों रात को वापसी हुई है और कल सारा दिन भी बस आप सुबह से निकले हुए बहुत सारे काम थे। रात को 11 साढ़े 11 12 बजे घर पे आए हैं और आप बिलीव करें कि कल सारा दिन ना कुछ मज़े का खाया भी नहीं है। सुबह नाश्ता जो है वो भी हल्का-सा किया और उसके बाद बगैर कुछ खाए-पिए जो है ना कॉफ़ियाँ पी-पी के रात को आके सो गए हैं और उससे अब थोड़ा-सा कुछ तबीयत जो है वो सँभल रही है, लेकिन बस घूम खड़े होते ही दिन को तारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा मस्त पाकिस्तान से जब वापस आए ना तो पहला 1-2 दिन जो है ना वो बड़ा बॉडी जो है ना वो अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए टाइम लेती है। वो बटन रीसेट ਜਿਹੜਾ है ना ਉਹਨੂੰ करना पैंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें थोड़ी-सी कोई बेहतरी की तरफ है इंशाअल्लाह ताला। ये आपसे मुलाकात हुई लोग और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और रात को अभी तक आगे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है काम की बिजनेस की वो अभी तक हाथ नहीं लगाया उसको, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन जहनी दिमागी तौर पे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा चल चल रही हैं। अच्छा जी, अच्छी खबर ये है कि जो यूट्यूबर फुदक रहे थे, जो यूट्यूबर हुकूमत ख़त्म कर रहे थे, जो तज्ज़िया नगार कह रहे थे कि बस हुकूमत आज गई, सुबह गई, जो ये कह रहे थे कि मोहसिन नकवी के ज़रिए पैगाम दे दिया कि शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपना बोरिया बिस्तर जो है वो लपेट लें, मेरे ख़्याल में उनको उल्टी मुँह की खानी पड़ी है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं ज़ाहिर है हम उसी दिन से ही कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने जो बात की है, सूबों की बातें जो हैं वो पहले भी होती रहती हैं, दूसरी बात वो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कर गए हैं, जो कि मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरा बात करने का मकसद वो नहीं था। जिस तनाज़ुर में इसको लिया गया उन्होंने कहा जी कि 70 साल का जो सिस्टम है, वो मज़ीद बेहतर हो सकता था और मैंने 70 साला निज़ाम की बात की है, मैंने को ढाई 3 साल निज़ाम की बात नहीं की, क्योंकि जिस निज़ाम की अगर नाकामी कहा जा रहा है, जो मुझसे जो बयान है वो मंसूब किया जा रहा है, तो फिर तो मैं भी उस निज़ाम का हिस्सा हूँ, मैं अपने खिलाफ चार्जशीट तो पेश नहीं कर सकता। ज़ाहिर है नकवी साहब ज़ेर दाखिला भी हैं, इस्लामाबाद भी उनके पास है, बहुत हद तक उन्होंने भाग-दौड़ के अमेरिका की और ईरान की सुलह में भी अपना किरदार अदा किया है और पीसीबी भी उनके पास है। तो इसका मतलब है कि वो उनका कहना ये था कि अगर फिर निज़ाम तबाह हो गया तो उसमें फिर ज़ाहिर है मेरी कारकर्दगी भी है, तो कम अज़ कम मैं अपने खिलाफ तो चार्जशीट पेश नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 18 से 16 घंटे काम कर रहे हैं और अगर उनको निज़ाम बेहतर मिलता तो इन और ज़्यादा उनकी कारकर्दगी बेहतरी होती। लेकिन इस तरह के निज़ाम के अंदर भी उन्होंने जैसे एफबीआर से लेकर, मार्का हक़ से लेकर, अमेरिका-ईरान की सुलह करवाने से लेकर बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं, उनमें जो किरदार अदा किया है वो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कमाल का किरदार है। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग मेरे इस बयान की आड़ में मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के तल्क़ात ख़राब करना चाहते हैं, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बड़े मेहनती हैं और साथ में उनको उन्होंने ये भी नवीद सुना दी कि जो है वो सिस्टम जो है वो चलेगा, 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये कैबिनेट अपना काम करती रहेगी। कैबिनेट जो है और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने वज़रा से जो है कारकर्दगी की रिपोर्ट माँग ली है। तो जिस जगह पे कोई अगर ऐसी चीज़ है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर की जाएगी। तो जो लोग सुहाने ख्वाब बनाकर बैठे हुए थे और बहुत सारे लोगों ने तो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया था। नकवी साहब ने यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब का नाम लिए बगैर जो उन्होंने मेरे साथ एक इंटरव्यू में बात की थी, कि जो लोगों ने 30 साल का सफ़र मुझे 3 साल में करवाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी देखें ना पॉज़िटिव चीज़ है। लोगों को आस लगी थी कि इधर से नून लीग जो है वो फायर करेगी शुरू और उधर से जो है नकवी साहब करेंगे, तो मामलात ख़राब होंगे। नून लीग की तरफ से सिर्फ़ ख्वाजा आसिफ साहब ने और राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़े ही नपे-तुले अल्फ़ाज़ में नकवी साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको जो है वो जिसे कहते हैं कि जवाब दिया, लेकिन दोनों तरफ से कोई ऐसी जो फ़िज़ा है वो ख़राब नहीं हुई। अब मेरी अभी एक सीनियर तजिया का निगार से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि स्नीला साहब सम टाइम कंपनी जो है वो असर दिखा सकती है। आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, वो भी अपना काम दिखा सकते हैं। तो जिन लोगों के साथ मोहसिन नकवी साहब वो तकरीब में मौजूद थे, वो भी काफ़ी हद तक जो हैं वो इस सिस्टम को चाहते हैं कि गिराएँ और गिरा कर कोई नया सिस्टम लाएँ जिनमें उन लोगों की जो है पैसे हैं उन बिज़नेसमैनों के पास, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं अपने एम्पायर बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास हुकूमती ओहदे नहीं है, ना वो वज़ीर आला है, ना वो वज़ीर-ए-आज़म है, ना वो 5 साल के लिए किसी तगड़ी जो है वो वज़ारत को सँभाले हुए हैं, तो वो बेनिफिशियरी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में
ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر داد دینی پڑے گی قائد میاں محمد نواز شریف صاحبہ کو، جو مین آف کرائسس ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ 2013 میں جس طرح سے حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف صاحب کو ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی، ان کی حکومت کو نہ چلنے کی کوشش کی گئی، 126 دن کا دھرنا وہ آپ کو اگر یاد ہوگا، پھر وزیر اعظم کے وزیر اعظم ہاؤس پر جو قبضہ کرنے والی اور گیٹ تک وزیر اعظم ہاؤس کے پہنچنے کی جو بلوائی تھے اس وقت کے جو تحریک انصاف کے اور پیٹ کے جو لوگ تھے، جو گیٹ توڑ کر وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر جو کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب اس سے نہیں گھبرائے، بلکہ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، وہ اکثر سناتا ہوں میں، کہ اللہ جنت میں گھر کرے۔ آ، صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب وہ آئے تو انہوں نے مطلب کہ ساتھ ہی آگے جی وہ کہ جناب ہیلی کاپٹر تیار ہے تو آپ کو لاہور جانا پڑے گا، تو میاں صاحب نے کہا کہ صدیقی صاحب بیٹھو، کی پینا ہے تسی؟ باقی لوگوں سے بھی پوچھا، ہاں جی لے آؤ چاہ پانی، اور ان سے جو یہ میسج لے کے آئے تھے نا، ان سے کہا کہ جناب آپ بھی خود کھائے پئیں اور ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں، اور اگر اس طرح ہم جتھوں سے ڈر کر یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو یہ ایک روایت پڑ جائے گی کہ کوئی بھی جتھا آ کر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس خالی کروا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، تو اس لیے ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ تو مین آف کرائسس مطلب جن حالات میں میاں صاحب نے بجلی ٹھیک کی، جن حالات میں میاں صاحب نے کراچی میں بوری بند لاشوں کا خاتمہ کیا، جن حالات نے میاں صاحب میں اس وقت فوج کے ساتھ مل کر وزیرستان دہشت گردی سے پاک کیا، اور پھر جن حالات میں آپ نے میاں صاحب نے جسے کہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی ٹھیک کی، ہاں جی، وہ میرے خیال میں ایک بہت، اور یہ تمام تر چیزیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان حالات میں کی جن حالات میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان صاحب، پرویر رشید صاحب، طارق فاطمی صاحب، بہت سارے دوسرے لوگوں کو فائر کرنا پڑا، سید نہال ہاشمی صاحب جو ہیں پارٹی کی رکنیت سے ان کو نکالنا پڑا، لیکن ان چیزوں کے باوجود انہوں نے ڈیلیور کیا۔ تو یہاں پر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی جسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ روک دیا نقوی صاحب کے بیان خلاف دینے میں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی موو تھی۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے وہ سیبے والا جڑا بمب ہے نا جڑا کڈ کے انچ چلائی گیا، میاں صاحب نے ویکھ کے تو اگنور کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کہندے نے کہ میاں صاحب ادھر ادھر ویکھ کے 3 سال بعد بمب دا سیبا کڈ دیندے نے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ وہ عقل مندی ہے کہ جب آپ دیکھیں اس سسٹم کے کلیپس کرنے میں کسی ایک کا نقصان نہیں ہے، حکومت کا نقصان نہیں ہے، اس سسٹم کو جو چلا رہے ہیں ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں وجہ شہرت کیا ہے؟ آپ بہت سارے ایسے کام ہیں جو حکومت پاکستان اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ مل کر کر رہے ہیں، یہ جتنی کامیابیاں ہیں وہ مل کر شیئر کر رہے ہیں، وہ جتنی کامیابیاں مل کر کریڈٹ لے رہے ہیں، تو اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ناکامی بھی دونوں کی ہوگی، تو یہ ناکامی کسی صورت میں ہے نہیں، میں تو اس ناکامی کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں نا کہ پنجاب میں چلے جائیں، آپ کو پنجاب کی بنیاد پر جو اس وقت مریم نواز کی کارکردگی کے پر پی ایم ایل این نے الیکشن لڑا ہے، وہاں پہ 12 میں سے 9 سیٹیں ہیں، 9 میں سے 6 سیٹیں ہیں، اور آگے پھر 11 میں سے 7، اور پھر پنجاب میں 10 سے 10 سیٹیں، تو یہ کارکردگی ہے۔ اور اگر حکومت پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے تو یہ حکومت کو اتنے ووٹ کیسے پڑ رہے ہیں؟ پونچھ میں جو ہے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حویلی یا بھاگ میں جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 تاریخ کو الیکشن ہے، تو 7 تاریخ کو آخری دن جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جلسہ کریں، کیونکہ جلسہ کرنا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بڑا ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو کلیئرنس ملتی ہے جلسہ کرنے کی، ابھی تک یہ کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، ہم نے بھی اپنے نمبر شمبر گنوائے ہیں، لیکن ہمیں بھی ابھی یہی کہا گیا کہ تھوڑا جا ویٹ کرو، تانوں دسنے کہ جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اگر میاں صاحب جلسہ کرنے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں میسج ہوگا ان تمام کشمیریوں کو کہ نواز شریف ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کی جو الٹی گنتی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیدھی گنتی بھی پڑھنے میں مسائل آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے میرے خیال میں کشمیر کے الیکشن سے کافی دل برداشتہ ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے تو ہمیں کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی تھی، لیکن اب پونچھ والے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی پر ایک اور الزام لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر 12 سیٹیں ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح ناکام ہوئی۔ ایکشن کمیٹی والے جو ہیں وہ جب تک عوام کی اصلاح کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے جو وہ میدان میں اترے تھے تب تک ان کو اپریسیشن مل رہی تھی، لیکن جب وہ پھر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل گئے جو کہ اینٹی اسٹیٹ بن گئے، جو کہ اینٹی کشمیر بن گئے، تو پھر ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی اور پھر وہ اس لیول پر نہیں جا سکے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار جو ہے وہ کافی مطلب کہ کویسچن جسے کہتے ہیں نا کہ سوالیہ نشان ہے ان کی اس کارکردگی پر، کہ جب ان کی حکومت ہے کشمیر میں، ان کا وزیر اعظم ہے، ان کی تمام وزارتیں ہیں، ڈی سی اے سی ان کے نیچے ہیں، اور پھر وہ ہارنے کے بعد جس طرح سے شور شرابہ کر رہے ہیں، وہ اتنی بڑی
डेमोक्रेटिक जमात को सूट नहीं करता, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने अच्छा डिलीवर करा, पूरी दुनिया में गए, अपने बाप, अपनी माँ और अपने नाना का नाम रोशन किया, क्योंकि वो पॉज़िटिव वे में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनमें इमरान खान की रूह आई, तो उनकी तमाम किए कराए जो हैं वो खूह में पड़ गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये किसी तरह से अफ़ोर्ड कर भी नहीं सकते। कैसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं? कैसे लड़ाई अफ़ोर्ड कर सकते हैं? तो अब मेरे ख़्याल में अगला मरहला जो है, मुझे लग रहा है कि जो 11 सीटें हैं उसमें से 7 जो हैं वो फिर नून लीग जीतने जा रही है। क्योंकि नून लीग जो है वो डिलीवर कर रही है, नून लीग जो है वो कारकर्दगी पर वोट माँग रही है, नून लीग जो है वो अपने किए हुए प्रोजेक्ट गिनवा कर जो है वो वोट माँग रही है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक रवायती सा नारा रोटी, कपड़ा, मकान और हकूक़े ज़ौजियत नहीं, सॉरी ज़ौजियत नहीं, हुक्के पता नहीं कौन-कौन से हक जो है, जिनका कोई मतलब कि ब ब जिसमें कुछ नज़र नहीं आता। भाई, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मेरे ख़्याल में शायद कश्मीर में सबसे पहली हुकूमत बनने वाली भी पीपल्स पार्टी, मतलब कई दफ़ा हुकूमत पीपल्स पार्टी बना चुकी है वहाँ पर, ठीक है ना जी? तो वो दे लेते, कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो जो नाकामी है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में पड़ गई है। राणा सिकंदर साहब जनाब, इस वक़्त आज हमने एक तकरीब में उनको देखा। वो तकरीब ये थी कि जो बोर्ड के इम्तिहानात हुए, उनमें बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं, उनमें जो बच्चों ने जिसे कहते हैं कि नंबर 1 या फर्स्ट पोज़ीशन ली है, वो सरकारी स्कूल के बच्चों ने ली है। अब देखें, सरकारी स्कूल और मयारी तालीम, ये एक नारा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के जो विज़न है और उसको जो राणा सिकंदर साहब लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे तनकीद करते हैं कि आपने 18,000 स्कूल जो है वो प्राइवेट कर दिया है और उसमें 1.5 लाख लोगों के लिए नौकरियाँ जनरेट कर दी हैं और उसमें 4.5 लाख बच्चा जो स्कूलों में भर्ती कर दिया। और इस बात पे तनकीद हो रही है कि आपने 4.5 लाख स्कूलों में बच्चा भर्ती क्यों किया है? 1.5 लाख नौकरियाँ क्यों पैदा की हैं? आप उन्हीं सरकारी स्कूलों को, जैसे वो चल रहे थे, अगर वो पंखा है तो बिजली नहीं है, अगर बिजली है तो पंखा नहीं है, टीचर आता है कि नहीं आता है, वही सिस्टम चलने देना था, वो सिस्टम ज़्यादा सूट करता था। या आपने 4.5 लाख स्कूल में भर्ती बच्चे क्यों किए हैं? मैं तो इस बात पे, इस सोच पे हैरान परेशान हो जाता हूँ। एक मिनिस्टर जो है वो 24 आवर हमें हर जगह पे नज़र आ रहा होता है। एक दिन वो बहावलपुर होता है, तो दूसरे दिन वो लाहौर होता है, तीसरे दिन मुल्तान होता है, तो चौथे दिन वो खुशाब में होता है। और उसकी ये मेहनत है। अब देखें ना जी, अब स्कूल नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कूल जो हैं, 300 स्कूल जो है इस साल के एंड में, जहाँ पे गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। मेरे लिए बड़ी हैरत बात की, जो चेयरमैन शैब अवान साहब है, जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, इंटरव्यू किया, तो मैं परेशान था कि गवर्नमेंट का 1 पैसा नहीं लगा, तो ये जितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, उन्होंने कहा ये सब प्राइवेट है। हम जो है वो पर हेड बच्चे को जो 40,000 से 45,000 रुपया देंगे, ये टोटल अखराजात जो हैं वो उस प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एम्बुलेंस लेना चाहते हैं। तो जो स्कूलों के लिए इंटरव्यू देने के लिए लोग आए, जब उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी, आप लोग प्राइवेट स्कूलों के बड़े-बड़े मालिक, उन्होंने कहा जी प्राइवेट स्कूल जिहड़े हैं वो बढ़ गए हैं। अब यही सिस्टम चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले इस सिस्टम पर कभी कोई मेहनत ही नहीं की गई थी। एक और बड़ी मज़े की खबर है, जो कि मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से। वैसे तो मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से सारा दिन हम खबरें जो हैं वो आपको बताते हैं। अवामी मफ़ाद को मद्देनज़र रखते हुए ये जो बोतल में पानी, साफ़ पानी दिया जा रहा है, जो 4 ज़िले हैं, इन 4 ज़िलों में बहावलपुर है, रहीम यार ख़ान है, खुशाब जो हैं, इनमें साफ़ पानी जो है जी, वो उसके प्लांट लगाए गए हैं। 19 लीटर की बोतल है और वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, क्योंकि इन इलाकों में साफ़ पानी के जो हैं, जो मसाइल हैं। ये अब तक हज़ारों बल्कि लाखों पानी की बोतलें दी जा चुकी हैं। ये एक सजेशन आई थी कि जी इनके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट लगा दें, थोड़ी लगा दें, 10, 15, 20 रुपए, जो कि मरियम नवाज़ ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि साफ़ पानी जो है, वो लोगों को पीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। ये लोगों का बुनियादी हक है और बुनियादी ज़रूरत भी है, पानी, साफ़ पानी है, क्योंकि जितनी बीमारियाँ हैं, वो आपको इन्हीं चीज़ों से मिल रही हैं। अच्छा जी, इस वक़्त तक ये जो है, मैं अगर आपको देख के बताऊँ, तो 864 फ़िल्टर वाटर जो हैं वो काम कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, और मज़ीद 1913 जो हैं ये पाइपलाइन में हैं, जो हैं वो काम करेंगी। 10,000 बोतल जो है वो एवरी डे जो है वो मुफ़्त फ़राहम की जा रही है लोगों को, कि वो इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें और साफ़ पीने का पानी हासिल कर सकें। हमारे बचपन में नलकों का पानी हम पिया करते थे और नलकों का पानी फ्रेश हुआ करता था, किसी किस्म का कोई मसले मसाइल नहीं हुआ करते थे। लेकिन उਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, तो वो जो ना उस वक़्त कोई मुर्गी खाने नज़दीक होते थे, ना कोई दूसरी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ नज़दीक होती थी। नेचुरल सा माहौल होता था, बेरां ਤੋਂ बेर ਖੋਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਘਦੇ ਪਾਂਦੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ
کچھ نیچرل ہوتا تھا، پانی جو زمین سے ہمیں مل رہا ہوتا تھا، صاف ترین پانی میں، خاص طور پہ کیونکہ ہم لوگ شیخو پورہ میں رہتے تھے، بہت سارے علاقوں میں ہم جاتے تھے، فیصل آباد، تو وہ پینے کے قابل اس دور بھی پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی جو ہے لوگ نہیں پی رہے، ہمارے گاؤں کے اندر 2 سے 3 فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ہمارے دوست شہزاد صاحب ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 1 کروڑ روپیہ لگا کر ایک فلٹر کا جو وہ لگایا ہے ہمارے گاؤں مہمو والی میں، اور اللہ پاک والد صاحب کے ثواب کے لیے، ان کے والد صاحب بڑے ملنگ درویش انسان تھے، اللہ پاک ان کا اگلا سفر آسان فرمائے چاچا جی ساڈے۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ جو واٹر پلانٹ لگائے جا رہے ہیں اور ان کو لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ پانی دیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ یہ جو کام کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے، صاف پانی سب کا حق ہے اور فری آف کاسٹ ہے، تو اس لیے مریم نواز صاحب نے ریجیکٹ کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی کاسٹ نہیں لی جائے گی۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، بہت سارے کام ہیں، بھاگ دوڑ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ویلو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔